नमस्कार, मैं वीडी अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम चर्चा करेंगे नैसर्गिक न्याय, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक ऐसा शब्द है जो कि चाहे कोर्ट का जजमेंट हो, आर्बिट्रेशन का जजमेंट हो, आपसी विवाद हों, उन सबको निपटारे के लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत बड़ा काम करती है। आज हम टैक्सेशन में देखें, सिविल में देखें, हर जगह ये प्रश्न उठता है कि फैक्ट्स कैसे भी हों, लेकिन प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय व्यक्ति को मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, इसको जुडिशरी ने डिफाइन किया है। बहुत सारे केसेज हैं कि भाई जुडिशरी क्या है, जुडिशरी वो नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, कब वो माना जाएगा, कब होगा, कब नहीं होगा। तो हम इसको शब्दों में परोना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है। तो इसमें मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर द सोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन ऑल फील्ड ऑफ लॉ इंक्लूडिंग टैक्सेशन लॉज। Principle of natural justice is a part of the guarantee contained under Article 14 of the Constitution। अपना जो विधान है, संविधान है, उसके अंदर भी जो आर्टिकल 14 कहता है उसमें भी नेचुरल जस्टिस की बात है। Principle of natural justice is also the concept of the equality. It emphasizes for unbiased decision to the spirit with the sense of the responsibility of executive authority whose duty is to mete out justice. Every judicial, quasi-judicial, administrative agency must follow while taking any decision adversely affecting the right of the concerned entity. It denotes the fairness, equity and equality. Principle of natural justice is sealed against the arbitrary or unilateral action of the executor. This doctrine provides important procedural rights in administrative decision making, has come to have widespread application and is presumed by the court to apply in the existence of virtually all statutory powers, whether judicial, quasi-judicial or administrative, and while adjudicating disputes. At the last, it is in the Constitution of India, expression of natural justice is nowhere used। हमारे संविधान में भी नेचुरल जस्टिस वर्ड कहीं यूज नहीं किया गया है, लेकिन इन द प्रीमिबल nowhere used, but in the preamble by stating the objective to be secure justice, liberty, equality to all its citizens and promote fraternity to maintain the unity and integrity of the nation. The Article 14, 21, 311, 32, 2226 and 131 आर द रेलिवेंट फॉर द नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस जैसे मैंने प्रयास किया बताने का आपको कि नेचुरल जस्टिस एक ऐसा नियम है जो कि हर व्यक्ति को हर निर्णय में अफेक्ट करता है। अब नेचुरल जस्टिस के रूल्स क्या हैं? दे आर बेसिक टू रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। वन इज नोज एंड नेमो जुडिस्को इन कॉसा क्यो। इसका मतलब ये होता है कि वो जो आपका डिसीजन देने वाला है, जो एग्जीक्यूटर है, वो वाइस नहीं होना चाहिए। मतलब दो पार्टियां हैं तो वो जो जज है, जो एग्जीक्यूटर्स है, उसका जो निर्णय है वो किसी के प्रति बाइस नहीं होना चाहिए। तो इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्वासा जुडिशल। इट इज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल of jurisprudence that no one can be a judge in his own case, and that if there is a reasonable likelihood of bias, it is accordance with the natural justice and common sense that the justice likely to be so biased should be incapacitated from sitting. So it is decided by the Supreme Court. तो they are the rules कि भाई जो जस्टिस है वो जो है वाइस नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल है ऑडी एल्टरम पैटर्न। इसका मतलब ये होता है कि जो पार्टियां हैं और जिसके प्रति
जजमेंट देना है उसको बिना सुने हुए जजमेंट नहीं दिया जाएगा। तो इट इज़ द इक्वल अपॉर्चुनिटी इज टू बी रिक्वायर्ड टू गिव। It requires that any person against whom any action is sought to be taken, whereby his rights or interests are likely to be affected, should give an equal and fair opportunity of being heard. इसको हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे कि वो कब समस्या हो, कैसी व्यवस्था होंगी जब अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी, सफिशेंट है या नहीं है, या उसके पीछे हमें क्या देखना है। तो इसके जैसे मैंने कहा कि ये ऐसा जजमेंट है जिसके अंदर सारी जुडिशरी इन्वॉल्व है और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है। वर्डिक्ट ऑफ द अपेक्स कोर्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द नेचुरल जस्टिस क्या है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि वर्डिक्ट ऑफ द अपेक्स कोर्ट नेचुरल जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट कहता है इंडीड ऑफ नेचुरल जस्टिस it is pervasive facet or secular law where a spiritual touch envelopes legislation, administration, and adjudication to make fairness a creed of life. It has many colors and shades, many forms and shapes, and save where valid law excludes, it applies when the people are affected by acts of authority. It is the bone of the healthy government recognized from the earliest times and not a mystic testament of the judge made law. Indeed, from the legendary days of the Adam, पुराने ज़मानों से, आदम के ज़माने से, and of the Kautilya Arthashastra, the rule of law has had this stamp of natural justice, which makes it social justice. We need not to go into these deeps for the present except to indicate that the root of the natural justice, its foliage and are noble and not newfangled. Today, its application must be sustained by the current legislation, case laws or other extant principle, nor the hoary chords of legend and history. Our jurisprudence has sanctioned its prevalence even like the Anglo-American system. It has been held in the Supreme Court in case of Mahinder Singh Gill versus Chief Election Commissioner. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो इशू है नेचुरल जस्टिस का, ये वर्ल्ड वाइड है, आदमी को अफेक्ट करता है और इसके ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो व्हाट आर द रेलेवेंस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ। इसके अंदर राइट ऑफ एडुकेट नोटिस, जैसे मान लो मेरा कोई किसी कोर्ट में केस चल रहा है, चाहे सिविल में हो या क्रिमिनल में हो या टैक्सेशन में हो, तो मुझे जो मैं डिजर्व करता हूँ कि मुझे पूरा नोटिस मिले और नोटिस में सारी चीज़ें हों, टाइम, प्लेस, नेचर ऑफ हियरिंग, स्पेसिफिक, और जो नोटिस है उसकी भाषा भी बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, अनगिनत नहीं होनी चाहिए। कौन नोटिस उसको कर रहा है, वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी पूरी होनी चाहिए। तो नोटिस इज द फर्स्ट लिम एंड मस्ट बी प्रिसाइज एंड अनविस। इट शुड बी अप्राइज द पार्टी डिटर्मिनेबल फैक्ट्स एंड शुड प्रोवाइड एडुकेट टाइम टू मीट। तो पहली कंडीशन है कि राइट ऑफ द एडुकेट नोटिस होना चाहिए। इसमें बहुत सारे जजमेंट है जो कि आप मैंने इस स्लाइड में दिए हुए हैं, वो आपको मदद करेंगे। नाउ सेकंड जो है राइट ऑफ टू हियरिंग, दैट इज़ द रीजनल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस। ये कोई मैटर है तो सामने वाले पार्टी को पूरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने केस को प्रेजेंट कर सकें। तो इट इज़ आल्सो हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी रियल, रीजनेबल एंड इफेक्टिव। मतलब केवल आपने नोटिस दे दिया और आपने उसको हियरिंग प्रॉपर नहीं की तो इट इज़ नॉट ए इफेक्टिव हियरिंग। तो इफेक्टिव हियरिंग होनी चाहिए ताकि जस्टिस मिल सके। डिनाइल ऑफ द अपॉर्चुनिटी मे मेक एन ऑर्डर वॉइड। यदि आप रीजनल अपॉर्चुनिटी नहीं दी है तो वो ऑर्डर जो किया है वो वैध नहीं होगा और लॉ ऑफ कोर्ट में वो कैश हो जाएगा। इवन
बहुत सारे केसेस में जैसे लिमिटेशन होती है कि भाई 2 साल के अंदर केस कंप्लीट करना है, तो उसमें भी ये बाध्यता है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। केवल टाइम बारिंग हो रहा है इसलिए कोई हम अपॉर्चुनिटी देंगे, जो कोई कारण नहीं हो सकता है। थर्ड लिम्ब जो इसका है, जो इम्पोर्टेंट है, राइट टू रिवर्ट इंक्लूड द ग्रांटिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। कोई भी फैक्ट्स जो सामने आ रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल कहीं सर्च एंड सीजर होता है और सर्च एंड सीजर में डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो जो अफेक्टेड पार्टी है उसको आपको उसकी कॉपी देनी होगी और उस कॉपी का उसको जवाब देना होगा। इसको कहते हैं राइट टू रिवर्ट। इसी तरीके से मान लो कहीं कोई मैटर है जिसके अंदर मेरे अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, तो वो स्टेटमेंट की कॉपी मुझे प्रोवाइड करनी होगी ताकि मैं उस स्टेटमेंट को बता सकूं। तो ये राइट टू रिवर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज जो मैटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर राइट टू रिवर्ट में एक क्वेश्चन है, डेट इज़ अ क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब है क्रॉस वेरिफिकेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। जैसे किसी व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के बेसिस में अथॉरिटीज मेरे अगेंस्ट एक्शन लेना चाहती हैं, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि भाई मैं जिसने स्टेटमेंट दिया है उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकूं, उसे सवाल जवाब कर सकूं। तो जब सवाल जवाब करेंगे तो इसमें भी एक छोटी व्यवस्था है कि क्वेश्चन कैसे होने चाहिए। क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट एंड ब्रीफ, language should be plain and simple, only the important leading question should be asked, cross examiner should not quarrel with witnesses। जैसे हम देखते हैं ना टीवी पे देखते हैं, एक दूसरे आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं, तो आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रॉस एग्जामिनर शुड ऑलवेज अप्लाई प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्रॉस एग्जामिनर शुड केयरफुली लिसन to the reply given to the witnesses. Question asked should not be vague, ambiguous and confusion. And moreover, जो भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं या क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं वो रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। तो ये जस्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है क्रॉस एग्जामिनेशन। दे आर नंबर ऑफ द केसेज वेयर कब हमें क्रॉस एग्जामिनेशन को मना किया जा सकता है, वो मैं आगे चर्चा करूँगा। कौन सी सर्कमस्टांसेज हैं वहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई किया जा सकता है भी, लेकिन वो नेचुरल जस्टिस के अंदर आता है। डिनाई करने के कारण भी नेचुरल जस्टिस होगी, वो है वारंटिंग क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मर। ये कोई इन्फॉर्मर है, जैसे डिपार्टमेंट में भी है, कोई आपकी कंप्लेंट कर रहा है ना, तो उसकी आइडेंटिटी डिपार्टमेंट को छुपा कर रखनी पड़ती है। तो ऐसे आदमियों को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बुलाया जाता। When there are enough documentary evidences and copies of all which are furnished, उन परिस्थितियों में क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती जहाँ सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको सप्लाई कर रखे हैं और आपने उन डॉक्यूमेंट को ही जवाब देना है। तो ऐसी जगह क्रॉस एग्जामिनेशन की व्यवस्था जरूरत नहीं है। When the witnesses abroad and the expenditure involved will not be commensurate with the size, with the seizure and the revenue of इन्वॉल्वमेंट। जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आदमी हिंदुस्तान से बाहर है, अब्रॉड है, और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं है, तो ऐसे केस में भी डिनाई कर सकते हैं। एनफ केयर टू बी टेकन अलॉन्ग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सपर्ट बाय अनदर एक्सपर्ट विच शुड नॉट बी अननेसेसरली प्रोटेक्ट और प्रोलॉन्ग द मैटर। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए अलाउ नहीं करना चाहिए कि केवल मामले को बढ़ाना है, प्रोलॉन्ग करना है। ऐसी परिस्थितियों में भी क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई किया जा सकता है। रिफ्यूजल ऑफ द परमिशन ऑफ प्रोक्सेशन विटनेसेस टू द पार्टी वुड नॉट अमाउंट टू डिनायल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। इट इज़ आल्सो हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि भाई इन परिस्थितियों में यदि क्रॉस एग्जामिनेशन को मना किया जाता है तो ये नेचुरल जस्टिस का हनन नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्टेटमेंट बिहाइंड द बैक ऑफ द असेसी या कंसर्न आदमी की बैक पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट जो है उनकी वो जब तक मान्य नहीं होंगे जब तक उसकी कॉपी असेसी को ना दे दी जाए और उससे रिवर्ट ना कर दिया जाए। तो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बिहाइंड द बैक ऑफ द असेसी एंड यूज अगेंस्ट द असेसी, डिपार्टमेंट इज ड्यूटी बाउंड नॉट ओनली टू प्रोवाइड द कॉपीज ऑफ सच डॉक्यूमेंट बट आल्सो अलाउ द क्रॉस एग्जामिनेशन आस्क्ड बाय द असेसी। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन जब भी होगा जब असेसी
उसको मांगेगा कि भाई मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी दिया है। तो दे आर नंबर ऑफ द जुडिशियल pronouncement ऑन दिस सब्जेक्ट विच हैज़ बीन highlighted here in my this paper book. And if you go through the judgment of the Supreme Court, they are all judgment of the Supreme Court, plenty plethora of judgment of the Supreme Court. So I am not discussing each and judgment, otherwise it will take long time. अब now दिस इज नेचुरल जस्टिस का एक दूसरा पहलू है कि जो नेचुरल जस्टिस पर जो डिसीजन दे रहे हैं, जो ऑर्डर दे रहे हैं, वो रीजन्ड होना चाहिए कि भाई आप किस कारण से ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं। क्रिटिव ऑर्डर का मतलब होता है कि पता ही नहीं लगना, सिर और पैर पता नहीं लग रहे, तो ऐसे ऑर्डर ठीक नहीं है। तो क्रिटिव ऑर्डर मेंटेनेबल नहीं है और वो लॉ ऑफ कोर्ट में जाकर क्वैश हो जाते हैं। तो ऑर्डर मस्ट बी रीजन्ड होना चाहिए। रीजन्ड ऑर्डर जो है ही वैलिड रीजन होगा। रीजन डिसीजन ए नीड ऑफ द नेचुरल जस्टिस बिकॉज, इसके क्या कारण है, इफ सच डिसीजन अफेक्ट एनी वन प्रेजुडिशियली, यदि आपने रीजन नहीं दिए हैं तो सामने वाले को वो अफेक्ट करेंगे, उसके वो प्रेजुडिस भी हो सकते हैं। must record the reason in support of the conclusions. It serves the wider principle of justice that the justice must not only be done but it also appear to be done. जब आप कोई आर्बिट्रेटर का ही ऑर्डर है, यदि आप कोई आर्बिट्रेशन का ऑर्डर दे रहे हैं तो सामने दोनों पक्षों की बात सुनकर यदि आप उसका कर्ष दे रहे हैं तो उसको लगेगा कि आपने जस्टिस की है और सामने वालों को दिखेगा भी जस्टिस की है। तो जस्टिस शुड बी and not only the justice but it should be done, it must be also appear to be done as well. It operates a valid restraint of any positive or arbitrary exercise. जो arbitrary exercise वो भी इसको prevent करती है। It becomes a indispensable a component of a decision making process as observing the principle of natural justice. Reason facilitate the process of judicial review by the superior court. This is, जब आपने कोई ऑर्डर दिया है और वो रीजन्ड ऑर्डर है तो जो सुपीरियर है, मतलब कोई अपील में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो वो रीजन्ड ऑर्डर है, उसमें सुपीरियर अथॉरिटी को भी डिसाइड करने में आसानी होती है। तो इसलिए रीजन ऑर्डर, दिस इज विचुअली द लाइफ ब्लड ऑफ द जुडिशियल डिसीजन मेकिंग जस्टिफाइंग द प्रिंसिपल दैट द रीजन इज सोल ऑफ द जस्टिस। क्योंकि जो रीजन है वो ही जस्टिस की सोल है, आत्मा है। तो इसलिए reasoned order is very important. Insistence of the reason is requirement of the both judicial accountability and transparency. If a judge or quasi-judicial authority is not candid enough about her decision-making process, then it is impossible to know whether the person deciding is faithful to the doctrine of the precedent, to the principle of incrimination. So it is important कि भाई हम जो भी है दिस इज ए जो ऑर्डर है वो रीजन्ड ऑर्डर होना चाहिए। रीजन्ड ऑर्डर से क्या होता है कि जैसे मैंने ऊपर भी नरेट किया हुआ है और इसमें बहुत सारे डिसीजन हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ITAT, इनके सारे जजमेंट हैं जो कि बताते हैं कि रीजन जो है वो ऑर्डर जो है रीजन्ड ऑर्डर होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द रीजन इज पार्ट ऑफ द फेयर प्रोसीजर and the reasons are harbinger between the mind of the maker of the decision in the controversy and the decision or conclusion arrived at. They are always substitute subjectivity and objectivity at observed in the case by the Honorable Supreme Court Alexander Machinery Limited. तो मैंने इस टेबुलेशन में को दिया। There are so many other ground failure to the reason order. This will be wide order, it's not maintainable, and the order which passed by the lower authority shall be quashed. So there are so many judgment on this which are highlighted here. एक बड़ा important है बुल कूमर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस बुल कूमर्स वर्कर्स यूनियन, जिसके अंदर कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किए हैं। दैट रीजन ऑर्डर इज कैलकुलेटेड टू प्रिवेंट अनकॉन्शियस अनफेयरनेस और आर्बिट्रेरीनेस इन द रीचिंग ऑफ द कंक्लूजन। द वेरी सर्च
for reasons will put the authority to alert and minimize the chances of the unconscious infiltrate of personal bias, unfairness. In the conclusion, the authority will adduce the reason which will gather as fair, legitimated by a reasonable man, and will discard irrelevant extraneous consideration. It is well-known principle that justice should not only be done, but should also appear to be done. Unreasoned conclusions may be just, but may not appear to be just to those who read them. Reasoned conclusion, on the other hand, will also have the appearance of justice. So there are so many reasons which I have highlighted here. Now, very important point here है also, क्या कोई भी जजमेंट है वो टेक्निकलिटीज़ के ग्राउंड पर या इरेगुलरिटीज़ के ग्राउंड पर फेलियर ऑफ जस्टिस माना जाएगा? बिल्कुल नहीं. तो दे आर नंबर ऑफ थिंग्स विच आर हियर. जस्टिस मीन्स जस्टिस बिटवीन द बोथ द पार्टीज. द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस इक्वली डिमांड that guilty should be punished, and that technicalities and irregularities which do not occasion failure of the justice are not allowed to defeat the end of the justice. The principle of natural justice are but the means to achieve the ends of the justice. This is very important. Principle of natural justice are but the means of the achieve the ends of the justice. They cannot be perturbed to achieve the very opposite ends. That would be counterproductive exercise. So, moreover, the principle of natural justice do not supplement law but supplement it. So, that is also important. The doctrine of natural justice is a fact and a fair play in action. No person shall be saddled with a liability without being heard. In administration law, this doctrine has been extended. When a person is made liable in an action without being heard, the principle of natural justice do not supplement the law but merely supplement the law or even humanize it. If a statutory provision can be read consistent with the principle of natural justice, the court could do so, for the legislature presumed to intend to act according to the principle of nature. Principle of justice is also not so rigid. तो ये हमें प्रैक्टिकल में देखना पड़ेगा. जो प्रैक्टिकलिटी क्या है कि हमें किस परिस्थितियों में हमको ये कहा जाएगा कि यदि हमें क्रॉस एग्जामिनेशन की फैसिलिटी नहीं मिली है उसके बाद भी नेचुरल जस्टिस है. तो ये कोई रिजिडनेस नहीं है. नाउ द प्रिंसिपल इज वेल सेटल्ड इन लॉ अनलेस ए हियरिंग इज स्टैट्यूटरी एक्सक्लूडेड and the administrator taking a decision affecting the right of the citizen is bound to hear him. ये मैंने आपको ऊपर ही बताया कि भाई जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, डेटा है, प्रिंसिपल है और वेरिफिकेशंस है, क्रॉस एग्जामिनेशंस है, रिवर्ट की राइट है, ये बहुत ज़रूरी है. इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे लॉज में बहुत सारे क्लॉजेस नहीं होते और जिसके अंदर नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट नहीं होता. इवन देन लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस विल अप्लाई. यदि मान लो एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो भी नेचुरल जस्टिस अप्लाई होगा. इट इज हेल्ड बाय द कैलकाटा हाई कोर्ट इन केस ऑफ पीएलएस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड. अब वो कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जब कोर्ट जो है ना, जो भी ऑर्डर पास किया है उसमें कोर्ट की इंटरवेंशन होगी. तो मैंने वैसे तो ऊपर सारा क्लियर ही किया हुआ है कि कौन से ऑर्डर वैलिड नहीं होंगे, वॉइड होंगे. लेकिन जो बेसिक परिस्थितियां हैं वो हैं व्हेन द आर्बिट्ररी ऑर्डर्स आर पास्ड बाय द डिपार्टमेंट विदाउट ग्रांटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग, व्हेन द कॉपीज ऑफ द सीज्ड मटेरियल आर नॉट प्रोवाइडेड टू द सेसी, व्हेन द क्रॉस एग्जामिनेशन इज डिनाइड, when written submission or oral submission is not considered, when the request of the modification is not considered, when the order is passed, take into account additional material without informing or brought to the notice of the assessee. ये ऐसी सर्कमस्टांसेज हैं
जिसके अंदर असेसी ये कोर्ट में उसको अप्लाई करता है, फर्दर अपील करता है, तो ये ऑर्डर क्वैश होंगे। अब जैसे हमने बेसिक रूल्स की बात की थी, तो एक रूल है ऑडी अल्टरम, जिसके अंदर ये कहा है कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, रिवर्ट की भी देने चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन चाहिए। लेकिन बहुत सी परिस्थितियां हैं जिसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता। वो है अनलेस द इम्पंग्ड ऑर्डर इज शोन टू हैव डिप्राइव्ड ए पर्सन ऑफ द लिबर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी। रूल टू केसेज where nothing unfair can be inferred by not affording an opportunity to present and meet a case, cannot be applied to defeat the ends of justice, cannot be to make the law lifeless, absurd, stupefying, cannot be self-defeating or plainly contrary to the common sense of the situation. Rule may be justice on is very exceptional circumstances when the compulsive necessary so demand. It is also held by the Honorable Supreme Court in case of Union of India versus W.N. Chadda AIR 1193 Supreme Court 1082. The most important that natural justice is no unruly horse. So it is also decided by the Supreme Court that natural justice is no unruly horse, no lurking landmine, nor a judicial cure-all. Unnatural expansion of natural justice without reference to the administrative realities and other factors of given case can be exasperating. Court cannot look at law in the absence of natural justice as a mere effect. So this is natural justice. Rules of the natural justice are not embodied rules. This is also decided by the Supreme Court. Some of the rules which are also given is my write-up that will be help to you. Lastly, in case of non-compliance principle of natural justice, assessee may approach to the Honorable Court without exhausting the remedy of appeal. तो मैंने प्रयास किया है, ये सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको समझने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता होगी, लेकिन मैंने इसको समराइज करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है वो बेस्ड है सारी डिसीजंस के ऊपर। यदि इसमें आपको, मुझे लगता है कि आपको सुविधा होगी और यदि कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल पर बात कर सकते हैं, मेरे मेल आईडी पर मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।